नमस्कार। न्यूज बीन के लिए ये है चोखी बात। मैं हूं हिमांशु कुमार। आज हमारे साथ हैं लेखक, डॉक्यूमेंट्री मेकर और सोशल एक्टिविस्ट संजय काक। संजय काक कश्मीरी मूल के हैं और दिल्ली में रहते हैं। आज हम उनसे कई सारे मुद्दों पर बात करेंगे। संजय जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। संजय जी, आप कश्मीर से हैं और कश्मीरी पंडित हैं। हम आप अपने आप को क्या मानते हैं, कश्मीरी पंडित या कश्मीरी? देखिए, मुझे क्योंकि मेरे फादर जो थे वो फौज में थे जी। तो हमारा पलना बढ़ना जो हुआ वो कश्मीर के बाहर ही ज्यादा हुआ। जी। तो मुझे लगता है कि बचपन में अपने आप को कश्मीरी पंडित ही माना। जी। लेकिन जब मैं मान लीजिए बड़ा हुआ जी। और 90 के दशक के बाद जब 2003 में मैं पहली बारी जब लौटा, बहुत अरसे के बाद, 14 साल के बाद, जी। तो शायद मेरी जो आइडेंटिटी है वो कुछ बदल गई और मैं अपने आप को एक कश्मीरी की तरह देखने लगा। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क मेरी निजी जिंदगी में जरूर आया कि मैं सिर्फ एक कश्मीरी पंडित आइडेंटिटी को लेकर नहीं, लेकिन एक कश्मीरी आइडेंटिटी को लेकर मैं अब आगे बढ़ता हूँ। हाँ, ये बाइनरी भी नहीं है कि जो कश्मीरी पंडित हैं वो खुद को कश्मीरी नहीं मानते। वो बहुत वेरी मच कश्मीरीज हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कश्मीर से जिन पंडितों को निकलना पड़ा तो क्यों निकले, और जो नहीं निकले वो क्यों नहीं निकले? देखिए, एक तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि एक ऐसा मुद्दा जी। जो देश की पूरी हर तरह की राजनीति पर पिछले 31 साल से छाया हुआ है जी। के संदर्भ में आज भी हमें ये सवाल पूछना पड़ रहा है। जी। आप समझ रहे हैं? जी। ये जो इतना सेंट्रल रहा है हर एक कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में, जो सवाल पूछा जाता है कि कश्मीरी पंडितों के बारे में बताइए, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? तो अगर ये इतना ही एक सेंट्रल मुद्दा है तो क्या बात है कि आज भी हम ये नहीं जानते कि कश्मीरी पंडितों ने अगर कश्मीर छोड़ा 90 के दशक में तो क्यों छोड़ा? जी। तो इससे एक संकेत मिलता है कि शायद वो जो परिस्थितियां थी उनको कभी भी किसी ने ठीक तरह से समझने की कोशिश नहीं की है। जी। कुल मिला के एक ही चीज हम कह सकते हैं कि 90 में कश्मीर में 1.5 लाख से थोड़ा ऊपर, 1.5 और 2 लाख के बीच में कश्मीरी पंडित थे। जी। और उस दशक में, 90 में नहीं लेकिन 90 में, 91 में, ऐसे करते 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 ऐसा हुआ कि वो 1.5 लाख जो परिवार थे कश्मीर में, वो घटते घटते कोई मतलब 1000 के करीब रह गए आज की डेट में। जी। तो ये इसके बारे में तो कोई बहस नहीं है कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा। जी। विवाद इस पर है कि क्यों छोड़ा। जी। क्या उनको वहां से भगाया गया? जी। क्या डर का माहौल पैदा हुआ जिसकी वजह से लोग खुद चले गए? जी। क्या सरकार ने उनको रोकने की कोशिश की या नहीं की? जी। तो ये है पेचीदा सवाल। तो कुल मिला के विवाद इस पे भी है कि क्या उनको, जो उनकी बिरादरी के लोग थे जो 95-97% मुसलमान थे, क्या उन्होंने उनके जाने में उनको रोकने की कोशिश की? क्या उनका हाथ था उनको निकालने में? तो जैसा कि अक्सर इन बातों में होता है, अगर हम 47 का विभाजन भी ले लें तो कोई कहानी भी जो है, आप भी जानते हैं, वो सिंपल नहीं होती है। हर एक कहानी के पीछे बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कहीं जमीन के झगड़े होते हैं, कहीं निजी झगड़े होते हैं, कहीं रंजिश होती है, कहीं प्रोफेशनल राइवलरी होती है।
तो ये सिर्फ फिर हिंदू और मुसलमान वाली बात नहीं रहती है, उसके पीछे और भी बहुत कुछ होता है। तो मैं समझता हूं कि जो भी अलग अलग किस्म के एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं वो सब एक तरीके में सच है जी। लोग डराए गए, लोगों को धमकियां भी आई, लोग डर भी गए जी। लोग ये सोचकर भी निकल गए कि कुछ महीनों में लौट जाएंगे। हर तरह की चीज हुई और हर तरह की वो सच्चाई में हर सच्चाई के लिए कुछ आपको गवाह मिल जाएंगे जी। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हर एक सच जो है वो पूरा सच है। राइट। वो सच भी जो है वो अधूरा सच है जी। और उसकी कई और पहलू है जी। ये जरूर मानना पड़ेगा हमको कि 90 में कश्मीर में हालात जो थे वो बहुत ही खराब थे। वो सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं के लिए नहीं खराब थे, वो कश्मीर के मुसलमानों के लिए भी बहुत खराब जी। जिस तरह की इंसर्जेंसी पनपी, फिर काउंटर इंसर्जेंसी का जो एक बहुत खूंखार फेस हमको देखना पड़ा। तो मैं समझता हूं कि 90 के दशक में जो भी कश्मीर छोड़ सकता था और उसमें उतने ही जितने लाख कश्मीरी हिंदू छोड़ के गए कश्मीर को, उतने लाख मुसलमान भी गए छोड़ के। लेकिन एक राजनीतिक पहलू इसका ये था जी। कि जब कश्मीरी पंडित कश्मीर को छोड़कर बाहर निकले और कुछ जम्मू में रुके, कुछ दिल्ली तक आए जी। तो हमें ये याद रखना होगा कि 90 की शुरुआत में भारत में भी किस तरह की राजनीति उबाल पे आ रही थी जी। बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था जी। एक बहुत जबरदस्त एनर्जी के साथ हिंदुत्व का जो एक पहला उच्चारण जो था वो बड़ी स्पष्ट तरीके से सामने आ रहा था जी। तो दुर्भाग्य की बात है कि जो कश्मीरी पंडितों का मुद्दा था वो सीधा जाके उस उबाल में के साथ जम गया जी। तो इन दो मुद्दों को तब से आज तक हम कभी भी अलग नहीं कर पाए जी जी। भारतीय जनता पार्टी और उनके जो अनुषांगिक संगठन हैं वो जब भी देश में मानवाधिकारों का मुद्दा उठता है किसी के भी, चाहे दलितों के, आदिवासियों के, माइनॉरिटीज के, तो जवाब में उसको काउंटर करने के लिए वो कहते हैं कि तुम लोग कभी भी कश्मीरी पंडितों का मुद्दा नहीं उठाते हो। क्या ये जो अभी मौजूदा सरकार है इन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ किया है उनकी बेहतरी के लिए? क्योंकि अभी एक अनशन चल रहा है श्रीनगर में वादा खिलाफी के खिलाफ, सरकार की जो वादा खिलाफी है, तो इस पर हम आपकी टिप्पणी चाहेंगे। देखिए, इस वक्त जो अनशन श्रीनगर में चल रहा है वो उन कश्मीरी पंडितों के बिहाफ पर है जो कि अभी भी कश्मीर में है। और ये याद रखना होगा कि ये जो 4000 के करीब कश्मीरी पंडित अभी भी कश्मीर में हैं, आपको आश्चर्य होगा कि वो कम से कम 200 लोकेशंस पर हैं जी। तो ये इस तरह नहीं है कि एक ही किसी कस्बे में जमे हुए हैं, मतलब पूरी वादी में बिखरे हुए हैं जी। तो इससे एक संकेत हमको मिलता है कि क्या जिस खतरे में हमें बताया जाता है कि जो खतरा कश्मीरी पंडितों को है वो कितना व्यापक है, जबकि ये 4000 लोग 200 से ज्यादा लोकेशंस में बिखरे हुए हैं। इन्हें अगर कोई खतरा नहीं रहा है पिछले 30 साल में, तो आपका जो दूसरा सवाल है, देखिए ये जो अनशन है ये भी एक संकेत देता है कि ये लोग किस अनशन पे हैं। ये कह रहे हैं कि जो सुविधाएं आपने माइग्रेंट्स को दी हैं उसका कुछ हमें भी तो मिलना चाहिए। जिन नौकरियों के लिए आप माइग्रेंट कश्मीरी पंडित को बुला रहे हैं, तो जो कश्मीर में ऑलरेडी कश्मीरी पंडित हैं उनको क्यों नहीं वो नौकरियां मिल सकती? हाँ, तो सौतेले क्यों हैं? इससे हमको एक इंडिकेशन मिलता है कि जो माइग्रेंट कश्मीरी पंडित हैं उनको पिछले 30 साल से एक सियासी फुटबॉल जैसे समझा गया है जी।
ये भी साथ में बहुत जरूरी कहना है कि ऐसा भी नहीं है कि उनके लिए सरकारों ने कुछ भी नहीं किया है। 90 के दशक में और खासकर में जब शिवसेना महाराष्ट्र में सत्ता में थी, तो उन्होंने और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, और ये एक ही उदाहरण दूंगा मैं आपको, एक बहुत ही एक तरीके से बहुत शक्तिशाली कदम उठाया था कि महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, दिल्ली में और राजस्थान में हर एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में एक सीट जो थी वो कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए रिजर्व थी। तो क्योंकि टोटल पॉपुलेशन इतनी बड़ी नहीं थी, उसमें से हाई स्कूल जाने वाले बच्चे भी कम ही थे, तो एक तरीके से इससे कम्युनिटी को बहुत ठोस मदद मिली कि 25 साल तक आप समझिए कि हर एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में एक इस तरह की रिजर्वेशन होना, मतलब कि कुल मिला के बच्चा अगर पढ़ाई में मीडियम लेवल का भी हो तो उसको सीट मिल जाती थी। और आज हम देख रहे हैं कि वही कश्मीरी पंडित बहुत अपने लिए अच्छी नौकरियां ढूंढकर ठीक ठाक सेटल हो गए। लेकिन ये तो एक पहलू है, लेकिन उसका 100 गुना जो है फायदा मैं समझता हूं, ये जो हम ये राजनीति जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसने बहुत ही ज्यादा फायदा उठाया ये बार बार मानवाधिकार वालों को चुप कराने के लिए कि आप कश्मीरी पंडितों की बात क्यों नहीं करते। मैं तो ये समझता हूं कि अगर कश्मीर के बारे में भारतवासी कुछ जानते हो, कहीं भी आप चले जाइए, आप खुद घूमते रहते हैं, तो एक चीज जो सब जानते हैं वो ये कि वहां से कश्मीरी पंडितों को छोड़ना पड़ा। तो ऐसा भी नहीं है कि ये कोई बहुत ही मतलब रहस्यमय बात है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो फिर हमें यही एक इससे कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि लोग ये सवाल जो उठाते हैं उसका जवाब जानने के लिए नहीं उठाते हैं, वो दूसरों को चुप कराने के लिए ये सवाल उठाते हैं। बेशक बेशक। आपने अभी एक इंटरव्यू में कहा कि कश्मीर इज द न्यू अयोध्या। आपने ऐसा क्यों कहा? जी, कई सालों से ऐसा लग रहा था कि कश्मीर के मुद्दे को एक बार फिर एक सिंबॉलिक वैल्यू के लिए उठाया जाता है। और जिस तरह के पिछले 31 साल से पहले बाबरी मस्जिद को ढाने के बाद और फिर राम मंदिर का जो पूरा एक आयोजन था, उसमें कोशिश ये थी कि एक सिंबल खड़ा हो जिसके इर्द गिर्द एक हिंदुत्व का जो एक पावर है उसको असेंबल किया जाए। तो अब तो जैसा हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, मंदिर तो बन जाएगा। कोई बहुत बड़ा मुद्दा भी नहीं रहा, ठीक है ना। लोगों के दिलों में जरूर रहा होगा, लेकिन पब्लिक इशू तो एक तरीके से मान लीजिए। तो अब नया इशू क्या हो सकता है? तो जब मैंने ये कहा, मेरा ये मतलब था कि अब अगले 20-30 साल तक हम कश्मीर को बार बार देखेंगे कि जब भी सरकार में कुछ भी प्रेशर उनको लगे तो एकदम कश्मीर का मुद्दा जो है उठाया जाएगा। और धारा 370 को हटाने का, कश्मीर की स्टेटहुड को हटाने का, और जिस तरह की वहां की जो अपनी निजी राजनीति थी, जैसी भी थी, उसको जिस तरीके से ह्यूमिलेट किया गया है, तो बीजेपी की पार्टनर पार्टी थी पीडीपी, उसके जो सरगना है महबूबा मुफ्ती, वो 1 साल से ज्यादा हिरासत में है अभी भी। तो जिस तरह की वहां की जो, जिसे हम प्रो इंडिया पॉलिटिक्स कहते हैं वहां पे, जो वहां की उस पॉलिटिक्स को भी जिस तरह से जलील किया गया है, तो मैं समझता हूं कि ये मुद्दा जो है ये लंबे दौर तक भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो राजनीति है उसमें कश्मीर का एक बहुत अहम रोल है। और जो मुद्दा कश्मीर को बनाया गया है, नया अयोध्या जैसा आपने कहा,
उसका नतीजा क्या आया है? पिछले एक साल हमने देखा अ, जो वादा किया था गृह मंत्री ने कि अब वो दूसरे राज्यों की तरह विकास करेगा, वहां पर बिल्कुल नॉर्मेलसी आ जाएगी। पिछला एक साल आपकी नजर में कैसा रहा है कश्मीरियों के? देखिए, कश्मीरियों के लिए तो मैं समझता हूँ जो पिछले 30 साल बुरे ही निकले, उसमें से ये भी मानना पड़ेगा शायद जो पिछला एक साल था वो सबसे ज्यादा उनके लिए कठिन और खराब रहा। एक तो आप जानते हैं जैसे कि पहले 4-6 महीने तो इंटरनेट बिल्कुल बंद रहा, और अब भी जो इंटरनेट है वो बहुत 2G पर लिमिटेड रहा। तो आप और मैं शायद बड़े शहरों में रहने वाले शायद भूल जाते हैं कि इंटरनेट और कम्युनिकेशंस और मोबाइल फोन्स वगैरह का अब लोगों की जिंदगी में कितना ज्यादा मतलब प्रभाव है। तो एक ऐसा एरिया जहां के हर चीज जो है वो मोबाइल फोन इंटरनेट के ऊपर कनेक्टेड है, चाहे वो सेब उगाने वाला किसान क्यों ना हो, या जाफरान उगाने वाला पांपोर का क्यों ना हो, या एम्ब्रॉयडरी को एक्सपोर्ट करने वाला क्यों ना हो, और स्टूडेंट्स जिनकी सारी पढ़ाई अब ऑनलाइन है। स्टूडेंट्स का तो ले ही लीजिए, खासकर कोविड के बाद जो स्टूडेंट्स का हाल है। तो एक तो मैं समझता हूं कि वो इस तरह हुआ कि जैसे कि आपने लोगों की टांगे ही तोड़ दी ये इंटरनेट पर पाबंदी रखने से। बिल्कुल। दूसरी बात है कि हमें ये कहा गया कि अब वहां पर मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी। आपको याद होगा हिमांशु जी, जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी तब भी हमको यही कहा गया था कि डिमोनेटाइजेशन का एक बहुत जरूरी वजह ये थी कि उससे कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब से बहुत साल हो गए, मिलिटेंसी तो नहीं खत्म हुई। आज भी अगर हम पिछले 3-4 महीने देख लें तो हफ्ते में कम से कम 1 या 2 मिलिटेंट अटैक हो रहे हैं। तो आपकी जो सुरक्षा की नजर से भी अगर हम देखें तो हालात सिर्फ बिगड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो आप भी जानते हैं कि कश्मीर में आपने जिन वादों को तोड़ा धारा 370 को और 35A को हटाने से, उसकी वजह से चीन ने भी अपनी जो पोजीशन है उसमें बदलाव ले आया, क्योंकि उनने कहा कि आपने जो सन 1950 से जो एक अरेंजमेंट स्टैंड स्टिल था यूएन के रेजोल्यूशंस के अंदर, आपने तो उसको एक तरफा लेकर हटा दिया। तो अब हम भी जो है वही करेंगे जो हमें करना है। तो मैं समझता हूं कि चीन के साथ इस वक्त जो हमारी टक्कर है उसकी भी बुनियाद जो है, उसकी भी जो तारें हैं वो एक तरफ से कश्मीर में पिछले साल अगस्त 5 के साथ जुड़ती है। तो ओवरऑल तो मैं समझता हूं कि कश्मीर जरूर, मैं नहीं कहा कि कश्मीर शायद नया अयोध्या होने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखें तो हमारी पूरे देश के लिए आने वाले काल में कई संकट जो हैं वो पिछले साल के एक्शन से अब और पनपेंगे। आपने जो बताया उसके मुताबिक तो स्थितियां और चिंताजनक होने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शिरकत करने का और हमसे बात करने का। उम्मीद करते हैं कि समझदारी बढ़ेगी और लोगों की जिंदगी में जो दुश्वारियां हैं वो कम होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत